डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बारे में आपको कल बताया था, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पर उसमें हमने नर और मादा की बात की थी। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कशन किया था हमने। आज हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। तो स्क्रीन पर आपको इसका डायग्राम भी दिखाई दे रहा है। तो मानव में प्रजनन हेतु जनन अंग होते हैं, आपको कल भी बताया था, जो स्त्रियों और पुरुषों में भिन्न भिन्न होते हैं। तो पुरुष के बारे में कल बात की थी, आज हम फीमेल के बारे में बात करेंगे। स्त्री के जनन अंगों में सबसे पहले बाल होते हैं, जिसे प्यूबिक बाल कहा जाता है। ये बाल स्त्री जनन अंग को चारों ओर से घेरे रहते हैं। ऊपर की तरफ एक अंग जो उल्टे वी के आकार की होती है, उसे हम क्लाइटोरिस कहते हैं, और ये भाग काफ़ी संवेदनशील होता है। तो हम बात करेंगे मादा यानी कि फीमेल जनन तंत्र में कौन कौन से जनन अंग होते हैं। पहला है अंडाशय, दूसरा अंडवाहिनियां, गर्भाशय और योनि। तो एक एक को लेकर के हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट हम बात करते हैं अंडाशय यानी कि ओवरीज। प्रत्येक मादा में एक जोड़ा अंडाशय होता है। ये उदर यानी कि पेट के निचले भाग में श्रोणि गुहा, जिसको पाल्विक कैविटी भी कहते हैं, में दोनों ओर दाएं और बाएं तरफ एक एक स्थित होता है। प्रत्येक अंडाशय एक अंडाकार ओवल रचना होती है। प्रत्येक अंडाशय लगभग 4 सेंटीमीटर लंबा, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 1.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। अंडाशय पेरिटोनियम झिल्ली द्वारा उदर एब्डोमेन से सटा हुआ रहता है। अंडाशय के भीतर अंडाणुओं का अंडजनन के द्वारा निर्माण होता है। अंडाशय का बाहरी स्तर एपिथीलियम का बना होता है, जिसे जनन एपिथीलियम कहते हैं, यानी कि जर्मिनल एपिथीलियम। अंडाशय का आंतरिक भाग तंतुओं और संयोजी ऊतक का बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। अंडाशय का मुख्य कार्य अंडाणु यानी कि ओवम पैदा करना होता है। अंडाशय से 2 हार्मोन निकलते हैं, ओस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन। इनका स्त्राव होता है, जो ऋतुस्राव मेंस्ट्रुएशन, जो कि आपका मासिक चक्र पीरियड्स वगैरह होते हैं, उसको नियंत्रित करते हैं। फिर हम बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब यानी कि अंडवाहिनियां। अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब जो है, फैलोपियन नलिका, ये संख्या में 2 होती हैं। गर्भाशय के ऊपरी भाग के दोनों तरफ लगी हुई रहती हैं। प्रत्येक फैलोपियन नलिका लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। इस नलिका का एक सिरा गर्भाशय से संबंध रहता है और दूसरा सिरा अंडाशय की ओर उंगलियों के समान फ्रिल यानी कि झालर बनाता है। इस रचना को फिम्बरी कहा जाता है। अंडाणु जब अंडाशय से बाहर निकलता है, तब वह फिम्बरी द्वारा पकड़ लिया जाता है। इसके बाद अंडाणु फैलोपियन नलिका यानी कि फैलोपियन ट्यूब की गुहा में पहुंच जाता है। फैलोपियन नलिका से अंडाणु गर्भाशय में पहुंचता है। फैलोपियन नलिका का मुख्य कार्य जो है, फिम्बरी द्वारा पहुंचाना है। फिर हम बात करते हैं गर्भाशय की, यूट्रस। यह एक नाशपत्ती के समान रचना होती है, जो श्रोणि गुहा यानी कि पाल्विक कैविटी में स्थित होती है। यह सामान्यतः 7.5 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 3.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। इससे ऊपर की तरफ दोनों तरफ अर्थात दाएं और बाएं कोण पर अंडवाहिनी खुलती है। इसका निचला भाग संकरा होता है, जिसे ग्रीवा यानी कि सर्विक्स कहते हैं। ग्रीवा आगे की ओर योनि में परिवर्तित हो जाता है। फिर गर्भाशय का निचला छिद्र इसी में खुलता है। गर्भाशय की भित्ति पेशीय यानी कि मस्कुलर होती है, जिसके भीतर खाली जगह होती है। गर्भाशय की भित्ति के अंदर की तरफ एक कोशिकीय स्तर होता है, जिसे गर्भाशय अंतःस्तर यानी कि एंडोमेट्रियम कहते हैं। गर्भाशय का
मुख्य कार्य निषेचित अंडाणुओं को भ्रूण परिवर्धन हेतु कार्य करना है। फिर है नेक्स्ट है वेजाइना यानी कि योनि। यह एक नली के समान रचना होती है। यह लगभग 7.5 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये बाहर के तल से गर्भाशय तक फैली रहती है। इसके सामने यूरिनरी ब्लैडर यानी कि मूत्राशय तथा नीचे मलाशय स्थित होता है। योनि की दीवार पेशी ऊतक की बनी होती है। योनि का एक सिरा मादा जनन छिद्र के रूप में बाहर खुलता है तथा दूसरा सिरा पीछे की ओर गर्भाशय की ग्रीवा यानी कि सर्विक्स से जुड़ा रहता है। योनि के शरीर के बाहर खुलने वाले छिद्र को योनि द्वार कहते हैं। फिर ये है कि योनि की दीवार में कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं जिससे एक चिपचिपा द्रव निकलता है। यह द्रव संभोग के समय योनि को चिकना बना देता है। योनि एवं मूत्रवाहिनी के द्वार के ऊपर एक छोटा सा मटर के दाने के जैसा उभार स्थित होता है जिसे क्लाइटोरिस कहते हैं। यह एक अत्यंत ही उत्तेजक यानी कि संवेदनशील अंग होता है जिसे स्पर्श करने या पेनिस के संपर्क में आने पर स्त्रियों को अत्यधिक सुख अनुभूति होती है और मैथुन के समय शिशन से वीर्य निकलकर योनि में गिरता है तथा योनि से गर्भाशय में पहुंचा देती है। फिर हम बात करते हैं ओवुलेशन की। अंडाणु के परिवर्धन के साथ साथ गर्भाशय भी परिवर्तित होता है। परिवर्धन की ये क्रियाएं हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती हैं। 28 दिन की सक्रियता में मानव अंडाशय सामान्यतः केवल एक अंडाणु की उत्पत्ति करता है। अंडाशय द्वारा अंडाणु की निर्मुक्ति को अंडोत्सर्ग यानी कि ओवुलेशन कहते हैं। फिर है मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो मासिक चक्र होता है। ऋतुस्राव चक्र का पाया जाना प्राइमेट्स का प्रमुख लक्षण है। स्त्री का प्रजनन काल 12 से 13 वर्ष की उम्र में होता है और 40 से 50 वर्ष की उम्र तक चलता है। इस प्रजनन काल में गर्भावस्था को छोड़कर प्रति 26 से 28 दिनों की अवधि पर गर्भाशय से रक्त तथा इसकी आंतरिक दीवार से श्लेष्म का स्राव होता है। यह स्राव 3-4 दिनों तक चलता है। इसे ही मासिक धर्म या रजोधर्म या ऋतुस्राव यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। इसके प्रारंभ होने के 14 दिन बाद अंडोत्सर्ग होता है। यह अंडोत्सर्ग दोनों अंडाशयों से बारी बारी से होती है। अंडोत्सर्ग के कुछ समय के पश्चात अंडाणु अंडवाहिनी में पहुंच जाता है और 15वें से 19वें दिन तक इसमें रहता है। इस बीच यदि स्त्री संभोग करे तो यह अंडाणु निषेचित होकर गर्भाशय में चला जाता है, अन्यथा वह अगले ऋतुस्राव में बाहर निकल जाता है। लड़कियों में मासिक धर्म या ऋतुस्राव चक्र प्रथम बार 12 से 13 वर्ष की उम्र में प्रारंभ होता है। इसे हम मेनार्क यानी कि इसे मेनार्क कहा जाता है। अंडोत्सर्ग के पश्चात फोलिकल पीले रंग का हो जाता है। अब इस पुटक को पीत पिंड या कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। पीत पिंड या कॉर्पस ल्यूटियम के परिवर्धन का भी नियंत्रण हार्मोन द्वारा होता है। कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा एक हार्मोन का स्राव होता है जिसे प्रोजेस्टेरोन कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है कि गर्भधारण हेतु उपयुक्त परिस्थितियां कौन कौन सी होती हैं। संभोग क्रिया द्वारा हमेशा गर्भधारण नहीं होता है। इसके लिए कुछ परिस्थितियों का अनुकूल होना अति आवश्यक है और ये परिस्थितियां हैं। पहला है, गर्भधारण के लिए आवश्यक है कि ऋतुस्राव के 14वें दिन के आसपास या 11 से 18 दिन के अंदर संभोग होना चाहिए। फैलोपियन ट्यूब एवं गर्भाशय सूजन एवं संक्रमण से मुक्त होना चाहिए। सीमन में स्पर्म्स होने चाहिए, सामान्य होनी चाहिए संख्या। फिर है मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव प्रजनन की क्रियाविधि क्या है। तो इसमें पहला होता है युग्मक
जनन गैमेटोजेनेसिस, दूसरा है फर्टिलाइजेशन, तीसरा है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भ्रूणीय विकास, और नंबर 4 है गैमेटोजेनेसिस एवं अंडाशयों में युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन तक पहुंचाना। उसके बाद हम बात करेंगे कि युग्मकों का निर्माण जो है वृषण तथा अंडाशय की जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। वृषण में शुक्राणु का निर्माण शुक्र जनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस तथा ओम का अंडाशय निर्माण ओयोजेनेसिस कहलाता है। फिर हम बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस और जो ओयोजेनेसिस में क्या क्या समानताएं और विभिन्नताएं होती हैं। तो पहले है समानताएं। शुक्राणु का निर्माण जनन एपिथीलियम की कोशिकाओं के विभाजन से होता है और अंडाणुओं का निर्माण जनन एपिथीलियम की कोशिकाओं के विभाजन से होता है। दोनों का सेम हो गया। दूसरा पॉइंट जो है शुक्र जनन क्रिया में गुणन, वृद्धि एवं परिपक्व तीनों प्रावस्थाएं होती हैं। ये इसकी समानता है दोनों में। अंड जनन में भी सेम होता है। तीसरा है शुक्र जनन के परिपक्वन प्रावस्था में 2 विभाजन होते हैं, सेम अंड जनन में भी है। फोर्थ पॉइंट है समसूत्री विभाजन द्वारा गुणन प्रावस्था में कोशिकाएं संख्या में वृद्धि करती हैं, सेम इसमें भी होता है। फिर है इसमें अंतिम उत्पाद नर युग्मक यानी कि बनते हैं, इसमें मेल युग्मक बनते हैं और उसमें मादा युग्मक बनते हैं। फिर हम बात करेंगे क्या क्या विभिन्नताएं हैं। एक स्पर्मेटोसाइट से 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है और एक ओगोनिया से केवल 1 अंडाणु का निर्माण होता है। शुक्र जनन क्रिया में कोई भी ध्रुव कोशिका नहीं बनती। अंड जनन में 2 या 3 ध्रुव कोशिकाएं बनती हैं। स्पर्मेटोसाइट से बने चारों शुक्राणु निषेचन क्रिया में भाग ले सकते हैं। ओगोनिया से बना अंडाणु निषेचन क्रिया में भाग ले सकता है। ध्रुव कोशिकाएं निषेचन क्रिया में भाग नहीं लेती। शुक्राणु छोटे और सक्रिय होते हैं, अंडाणु बड़े एवं निष्क्रिय होते हैं। फिर बात करेंगे निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। नर युग्मक यानी कि शुक्राणु एवं मादा युग्मक यानी कि अंडाणु के आपस में मिलने से जाइगोट बनने की प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। मनुष्य में अंतःनिषेचन यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। मनुष्य में निषेचन की क्रिया मादा की अंडवाहिनी में होती है। इस क्रिया में नर युग्मक का केवल केंद्रक भाग होता है, जबकि संपूर्ण मादा युग्मक इसमें भाग लेता है। फिर है भ्रूणीय विकास। निषेचन प्रक्रिया के बाद बना युग्मनज तीव्रता से समसूत्री विभाजनों द्वारा विभाजित होने लगता है और अंततः गर्भाशय में एक पूर्ण विकसित शिशु को स्थापित करता है। निषेचन के लगभग 10 सप्ताह तक के विकसित युग्मनज को भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो तथा युग्मनज में होने वाले विभिन्न क्रमिक परिवर्तनों को भ्रूणीय विकास कहा जाता है। भ्रूण में 5वें सप्ताह तक 3 जननिक स्तरों का निर्माण हो जाता है और ये है एंडोडर्म यानी कि एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म। इसके पश्चात इन स्तरों से विभिन्न शारीरिक अंगों का निर्माण होता है। भ्रूण में 7वें से 9वें सप्ताह के बीच हाथ, पैर, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र एवं पाचन तंत्र बनते हैं। तीसरे माह में भ्रूण में कंकाल तंत्र बनता है। चौथे माह में सिर व शरीर पर रोएं। 5वें में आहार नाल, रुधिर व अस्थि मज्जा बन जाते हैं। 6ठे माह में भ्रूण छोटे शिशु का रूप धारण कर लेता है। 7वें माह तक शिशु के सभी अंग अच्छी तरह कार्य करते हैं। 8वें महीने में उसमें वसा का जमाव होता है, जबकि 9th मंथ यानी कि 9वें महीने में वह जन्म के लिए तैयार हो जाता है। भ्रूण का पोषण जरायु यानी कि कोरिन एंड एमियान एवं अप्रा प्लेसेंटा द्वारा होता है। मनुष्य में गर्भाधान काल 280 दिनों का होता है। इसके पश्चात प्रसव द्वारा शिशु मादा के शरीर के बाहर आ जाता है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हैं, जैसे प्यूबर्टी क्या होता है, यौवन आरंभ। मनुष्य के जीवन काल में जब उसमें जनन क्षमता आरंभ हो जाती है, पहले भी बताया था, तो वह समय प्यूबर्टी का कहलाता है। जनन की क्षमता स्त्रियों में सामान्यतः 12 से 16 वर्ष में प्रारंभ होती है और 40 से 50 वर्ष की आयु में
समाप्त हो जाती है। पुरुषों में यह 12 से 16 वर्ष की उम्र में होती है और 50 इयर्स की उम्र के बाद धीरे धीरे जनन क्षमता बढ़ती जाती है। फिर है सेकेंडरी सेक्सुअल फैक्टर्स। यौन आरंभ के समय मनुष्य के शरीर में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं तथा अनेक ऐसे परिवर्तन होते हैं जो मादा को नर से विभेदित करते हैं। इन लक्षणों को गौण लैंगिक लक्षण कहा जाता है। फिर मेनार्क क्या होता है? मेनार्क जो है लड़कियों में मासिक चक्र का प्रथम बार प्रारंभ होना कहलाता है, जो कि 12 से 13 वर्ष इसका स्टैंडर्ड एज है। फिर है मेनोपॉज क्या होता है? स्त्रियों में 40 से 50 वर्ष की उम्र के पश्चात ऋतुस्राव नहीं होता है, इसे ही हम मेनोपॉज कहते हैं। फिर है ओव्यूलेशन। अंडाशय द्वारा अंडाणु की निर्मुक्ति का अंडाशय द्वारा अंडाणु की निर्मुक्ति को अंडोत्सर्ग कहते हैं। फिर है जरायु, यानी कि गर्भ की सबसे बाहरी झिल्ली को जरायु कहते हैं। अंकुर, जरायु से उंगलियों के आकार के अनेक प्रवर्ध निकलते हैं जिन्हें अंकुर कहते हैं। विली, अप्रा, प्लेसेंटा। अंकुर और गर्भाशय कोशिकीय परत के संपर्क क्षेत्र को अप्रा कहते हैं। नाभिरज्जु, यानी कि अम्बिलिकल कॉर्ड। गर्भ अप्रा से एक मजबूत डोरी जैसी रचना से जुड़ा रहता है जिसे नाभिरज्जु कहते हैं। यह माता और गर्भ के बीच संपर्क अंग का कार्य करता है। जायगोट, निषेचित अंडाणु को जायगोट कहा जाता है। आंतरिक निषेचन क्या होता है? उच्च स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया मादा के शरीर के अंदर होती है। इस प्रकार के निषेचन को आंतरिक निषेचन कहा जाता है। इनसेमिनेशन क्या होता है? मैथुन के समय नर के शिशन द्वारा मादा की योनि में वीर्य जमा करना ही इंसेमिनेशन कहलाता है या वीर्य सेचन कहलाता है। थैंक यू।